Hello students, good morning and welcome to Shiv Jyoti Educational Group Kota. This is Barkha Gaur, your biology teacher. How are you students? I hope you all are fine and well at your places. So children, as you know, we are already started chapter 14, respiration in plants. Now we are going to understand the remaining topic of chapter 14, that is respiration in plants. Till now you have understood about glycolysis and Krebs cycle. Okay? Now we are going to understand a very important topic, electron transport system. Okay? Open, all of you open your book. It is 233. Page number 233 पर आप open कर लीजिए. The electron transport system is given. Now the figure you are seeing is in your book also. It is figure 14.4. You can understand. So let's begin with this topic. Now what happens? हम aerobic respiration पढ़ा हमने. Aerobic respiration was taking place in mitochondria. तो just imagine this is the inner membrane of mitochondria. ये क्या है? Inner membrane of mitochondria है. Okay. This is the matrix part. Here we can say ये outer membrane है. ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को व्हाट वी विल कॉल इट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ओके, तो ये जो ऑल दीज आर द प्रोटीन्स, ये आप जो देख रहे हैं ये दीज आर ऑल द प्रोटीन्स विच विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएगा ये भी समझ लेते हैं हम. तो ये पूरा क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. तो द इलेक्ट्रॉन विल मूव इन अ चेन, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी हम कहेंगे. नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक्स प्लेस इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड यू नो NADH2 एंड FADH2 ये कहाँ मिल गए थे हमें? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में. वी गॉट दीज सब्सटेंसेस देयर, तो दे विल बी यूटिलाइज्ड हियर. तो NADH2 एंड FADH2 obtained in glycolysis and Krebs cycle, they will be released here. They will release electron and proton in this electron transport system. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से ऐसे ट्रांसपोर्ट होगा एंड प्रोटॉन विल बी रिलीज्ड. नाउ वी नो दैट प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है? मैट्रिक्स में. ठीक है, मैट्रिक्स में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है. तो व्हेन NADH2 जब ब्रेक होगा तो इट विल गिव इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, protons also, ठीक है, and NAD plus. ठीक है, we will get these things. NADH2 will be broken into electron, protons and NAD plus. Now यहाँ पे protons का concentration ज़्यादा है. Now electron will move through this electron transport chain and the energy as the electron moves towards the gradient, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे चलता जाएगा energy will be released from the electron and that energy will be utilized to pump these protons from matrix to intermembrane space. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मेनली व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन विल मूव डाउन द ग्रेडियंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एंड द एनर्जी रिलीज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी यूटिलाइज्ड टू पंप दीज प्रोटॉन्स फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है, तो हम देखते हैं ये किस तरह से आगे बढ़ता है. नाउ जस्ट सी द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? FMN में. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज FMN. आगे बढ़े. नाउ दीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कॉम्प्लेक्सेस. आप यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्सेस आर देयर. तो दीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 complexes. Now when the electron passes down the gradient, energy is released and that energy is utilized in ट्रांसफरिंग या पंपिंग द प्रोटॉन्स फ्रॉम मैट्रिक्स टू हियर. तो ये जैसे जैसे जाएगा दिस विल मूव, FMN से कहाँ जाएगा? FES में. देन इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड दिस FES ऑल्सो एंड द एनर्जी रिलीज्ड विल बी यूटिलाइज्ड इन ट्रांसफरिंग दिस प्रोटॉन. ये यहाँ से ये प्रोटॉन इधर रिलीज हो जाएगा. ठीक है, तो दिस विल बी, यहाँ पे प्रोटॉन आ गया. कहाँ पे आ गया? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में. ओके, तो इन दिस वे इलेक्ट्रॉन विल मूव फॉरवर्ड. अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इन द यूबिक्विनॉन. किसके पास आ जाएगा? यूबिक्विनॉन के पास.
then ubiquinon will get reduced and electron will move towards, मतलब ubiquinon will convert into ubiquinon H2. ठीक है, in this way now again energy will be released and again proton will be pumped here in the second complex. ठीक है, तो every time when energy is released, this energy is utilizing in pumping the proton from matrix to intermembrane space. तो ये second complex है. Similarly अब जो है this electron will move towards cytochrome, cytochrome B से FeS में जाएगा, then FeS से again ubiquinon में आएगा, ubiquinon will get reduced and again here energy will be released and proton will be transferred here. ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ, पेयर ऑफ प्रोटॉन विल बी पम्प्ड हियर. ठीक है, तो यू कैन सी 3 टाइम्स यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ है. नाउ फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन विल कम हियर टू द साइटोक्रोम. यहाँ पे आ जाएगा साइटोक्रोम C1 के पास, साइटोक्रोम C से होता हुआ A1 एंड देन A3. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का हमने ट्रांसफर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में. नाउ यू कैन सी कि इनर मेम्ब्रेन स्पेस में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? A3. ठीक है, यू हैव टू लर्न दिस, ये आपको याद होना चाहिए. इन नीट ऑल्सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कम कि इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो इट इज A3. बट यहाँ पे आप अगर बाहर देखें तो बाहर की तरफ यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एटम, 1 ऑक्सीजन ऑफ एटम. अब 1 ऑक्सीजन के एटम को हम कैसे डिनोट करेंगे? इट विल बी शोन बाय हाफ O2. ठीक है, सिर्फ O नहीं लिख के हाफ O2. तो आउटसाइड द मेम्ब्रेन द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीजन एटम. क्लियर? अगर स्पेसिफाई करेंगे, अगर आउटसाइड द मेम्ब्रेन पूछा है तो ऑक्सीजन इज द फाइनल एक्सेप्टर एंड इनसाइड द मेम्ब्रेन, within the membrane, so A3 will be the final acceptor. Now here electron, proton and O2, they will combine to form water molecule. ठीक है, इनकी हेल्प से क्या बन जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल. तो दिस वाज द लास्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, ये लास्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है. नाउ एज वी कैन सी कि यहाँ पे क्या हुआ, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे इंक्रीज हो गया. ठीक है, नाउ वी नो दैट कंसंट्रेशन के बेस पे द प्रोटॉन वुड टेंड टू मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. तो जो हमारा लास्ट पार्ट है, अब यहाँ पे जो भी काम हुआ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है ना, ऑल द थिंग्स विच हैपन या द प्रोसेसेस या द रिएक्शंस विच ऑकर्ड, वो कौन सी थी? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो ड्यू टू दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन the process at the end is called oxidative phosphorylation. ठीक है, इसको क्या कहेंगे? oxidative phosphorylation. तो last part of this electron transport is what? Oxidative phosphorylation. तो we will understand that part also, oxidative phosphorylation. इसको समझने के लिए you can open your book page number 234. ठीक है, फिगर 14.2 एंड इन इजी वे आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग इट टू यू. तो वी कैन सी दिस इज अगेन आई एम ड्रॉइंग माइटोकॉन्ड्रिया में ही है हम. ठीक है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. ये आउटर मेम्ब्रेन है एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अब आपको पता है कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिस्टी है. दिस इज व्हाट? क्रिस्टी. फोल्डिंग्स होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, दिस इज वन ऑफ द क्रिस्टा. एंड दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. नाउ वी हैव सीन, हमने क्या देखा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है. ठीक है, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इज मोर हियर इन द आउटर मेम्ब्रेन या इंटर मेम्ब्रेन जो स्पेस है वहाँ पे ज़्यादा है. नाउ दीज प्रोटॉन्स विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स द मैट्रिक्स अगेन. सो फॉर इट व्हाट विल हैपन,
यहाँ पे आप देखो जो इसकी मेम्ब्रेन होती है इसमें दिस इज F0 particle which is integrated in the membrane and this is F1 particle. ठीक है, and this F1 particle act as ATPase. किसकी तरह वर्क करेगा ये? ATPase की तरह. तो ATPase enzyme helps in the synthesis of ATP. Clear? तो ATPase enzyme helps in the synthesis of ATP. Now you see जो ये protons हैं they tend to move towards the matrix. इनके मूव करने के लिए they can move only through the F0 and F1 particle. तो ये ज़रूरी है. Now they will start moving. They will move from here and energy will be released and energy will be here utilized to form for the formation of ATP. तो यहाँ पे end में what will happen? ATP का formation होगा. कब? When these protons will move from here to there. यहाँ से outer membrane से matrix में पहुँच जाएंगे. तो what is happening? The protons are moving from intermembrane space to matrix. ठीक है, तो यहाँ पे at the end what we got? ATP. Synthesis of ATP has occurred. So the electron transport chain was taking place in inner membrane and the protons tend to move back to the matrix. ठीक है, when protons move they can move only through F0 and F1 particles. The energy will be released and ADP plus inorganic phosphate मिलकर क्या बना लेते हैं? ATP. तो this is the complete, यहाँ पे complete होता है हमारा aerobic respiration. ठीक है. Now we'll understand through the book, है ना, थोड़ा बुक में मार्क भी कर लेते हैं. You can see on your page number 233, electron transport system is beginning and oxidative phosphorylation. This is the figure which I explained you in the simplified form. ये पूरा इसमें given है electron transport system and at last ये था हमारा ATP synthesis का पूरा diagram. Here all the details of this system is given and I have explained you oxidative phosphorylation also. And this was the diagram just now I explained figure 14.5. It is the diagrammatic presentation of ATP synthesis in mitochondria. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो. This is the inner mitochondrial membrane. As I told you, protons will move through the F1 and F0 and F1 phase, F1 particles only. ठीक है, ADP and inorganic phosphate will combine and ATP will be formed. ठीक है, तो this is all about aerobic respiration. Now we will understand the respiratory balance sheet. Can you tell me कि how many ATPs are formed during aerobic respiration? तो आपने पढ़ा होगा, many times you might have seen या observed or you might have read कि 36 ATP का formation होता है ना. If we compare aerobic and anaerobic respiration, तो anaerobic respiration में it was incomplete oxidation of food and very less ATP, only 2 ATP were formed, whereas in aerobic respiration 36 ATP का formation होता है. तो now we'll see how we get 36 ATP in the aerobic respiration. ठीक है, तो हम समझते हैं इस चीज़ को. Now let us understand the balance sheet, the respiratory balance sheet को मैं आपको समझा देती हूँ. This is what respiratory balance sheet. That means they will come to know कि how 36 ATP we are getting. So I'll explain you it in a tabular form. This is the respiratory balance sheet. Now we have seen 3 processes. एक तो है glycolysis, है ना, glycolysis. Now we'll see कि how many ATP are formed in glycolysis, how many NADH2 या FADH2 are formed. ठीक है, and last में हम देखेंगे total, grand total of how many ATP we are getting. Now let us begin with the glycolysis. Glycolysis में
तीन बातें हो रही थी। वन, पायरुविक एसिड का या पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था। सेकेंड, ATP was also synthesized and NADH2, NADH was also formation took place। ठीक है, तो आपको याद होगा ग्लाइकोलाइसिस में कितने हमें ATP मिले थे? We got 2 ATPs। ठीक है, if you revise the glycolysis process, 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ था and 2 ATP were utilized। तो अल्टीमेटली वी गॉट 2 ATP। ओके, सिमिलरली NADH2 भी हमें 2 मिले थे, वी गॉट 2 NADH2। नाउ सेकेंड जो प्रोसेस था व्हेन वी स्टडीड अबाउट क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होने से पहले हमने देखा था कि पायरुविक एसिड जो है इट इज कन्वर्टिंग इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A, है ना। एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ वो बन गया था। तो दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ था? देयर वाज नो ATP फॉर्म्ड, इसमें कोई ATP फॉर्मेशन नहीं हुआ था, बट 2 NADH were formed। ठीक है, 2 NADH2 were formed in this process। Then we talk about Krebs cycle। Third one is Krebs cycle। ठीक है, Krebs cycle में पायरुवेट एसिड was the पायरुविक एसिड से ये एसिटाइल कोएंजाइम A, and that time 2 times we had to run the Krebs cycle। ठीक है, तो 1 Krebs cycle में we got 2 ATPs and 3 NADH2 मिले थे हमको and 2 FADH2, सॉरी 1 FADH2। ठीक है, 2 ATP, 3 NADH2 and 1 FADH2 मिले थे। Now as I have already explained you कि 1 NADH2 is equals to 3 ATP and 1 FADH2 is equals to 2 ATP। तो now we will calculate कि ultimately how many ATPs we got। तो we will calculate, हम इसका टोटल करेंगे। The total number of ATP we got during the glycolysis, इसमें जो ग्लाइकोलाइसिस था यहाँ पे हो जाते हैं टोटल 4 ATP। हेयर 2 NADH2 है ये, तो 2 NADH2 से क्या होगा? 1 NADH2 इज इक्वल्स टू 3 ATP ना, तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 3, तो वी विल गेट 6 ATP, है ना। वाई 3? क्योंकि यहाँ पे एक NADH2 से 3 ATP मिलेंगे, तो 2 NADH2 से विल गेट 6 ATP। नाउ हियर 2 ATP तो ये है, अब 3 NADH2 है। 3 NADH2 मीन्स वी विल गेट 18, 3 into 6 करेंगे हम यहाँ पे, तो विल गेट 18 ATP फ्रॉम दिस, और ये 1 FADH2 से 2 ATP मिलेंगे, तो ये 2। नाउ 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा टोटल? 22, है ना। तो यहाँ पे हमको कितने ATP मिले विद द Krebs साइकिल? 22 ATP मिले। ओके, नाउ इफ वी ऐड दीज थिंग, यहाँ पे बेटा ये 2 3 6 हो जाता है ना, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, here we will get 8 ATP। now the total 8 plus 6 14 plus 2 6, we will get 36, है ना। 36 ATP यहाँ पे हमें मिल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें, सो चिल्ड्रन Krebs साइकिल में क्या हो रहा है? Krebs साइकिल में 2 times दिस साइकिल विल रन, है ना। 2 बार पायरुविक एसिड को हमको वो करवाना पड़ेगा सर्कुलेट, तो फॉर 2 times दिस साइकिल विल रन। तो वी कैन सी कि इन Krebs साइकिल वी आर गेटिंग 24 ATP, तो नाउ टोटल बिकम्स 38 ATP। ठीक है, अब आप कहेंगे 30, प्रीवियसली आई टोल्ड कि 36 ATP वर फॉर्म्ड, बट एक्चुअली 2 ATPs out of these 32 ATPs, 2 ATPs are used to pump NADH2 synthesis, NADH2 synthesis during glycolysis, है ना। ग्लाइकोलाइसिस के टाइम में ये यूज अप हो जाते हैं। ठीक है, तो हम वी विल गेट ओनली -2 अगर कर दें तो वी विल गेट ओवरऑल 36 ATP।
सो आई होप यू अंडरस्टूड कि बैलेंस शीट किस तरह से वर्क करती है. ठीक है. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एम्फीबॉलिक पाथवे. Now why it is called, why respiration is called amphibolic pathway, we will understand this. So you can see that respiration के बारे में पढ़ा है. What happens actually in respiration? What is happening in respiration? Respiration is the process in which food is oxidized to produce energy. तो we have seen many processes. Some processes कैसे होते हैं which synthesize something, है ना. In our body many reactions are such that which synthesize something. If the reaction या if any process is synthesizing any product, that type of reaction is called anabolic. ठीक है. So synthesis को anabolism कहते हैं. And if something is broken down, तो that process is called catabolic process. Now generally in general हम ये कह देते हैं कि respiration is a catabolic process because food का oxidation हो रहा है, food का breakdown हो रहा है and we are getting carbon dioxide, water and energy. But actually we will understand here कि how a respiration is a amphibolic. Amphi means both. It is anabolic also and it is catabolic also. So we can call it as anabolic. कैसे हम इसको anabolic कहेंगे? तो I'll explain you. Now you can see the most favorite substrate, respiratory substrate. Substrate किसको कहेंगे? जिसकी हेल्प, जिसका ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है. तो मोस्ट फेवर्ड सबस्ट्रेट कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट. व्हेन कार्बोहाइड्रेट ब्रेक्स डाउन, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. ठीक है. ऑल कार्बोहाइड्रेट्स विच आर कंज्यूम्ड बाय आवर बॉडी आर ब्रोकन इनटू और कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड बिफोर दे आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन. तो ग्लूकोज ही रेस्पिरेशन में यूज होगा. बट अदर सबस्ट्रेट्स कैन ऑल्सो बी रेस्पायर्ड, बट वो डायरेक्टली रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर नहीं हो सकते हैं, पहले उनका ब्रेकडाउन होगा. दैट मीन्स जैसे कि हम अगर समझे फैट्स की बात करें, फैट्स would be broken down into glycerol and fatty acids. ठीक है. रिमेंबर पहले ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होंगे. नाउ दीज फैटी एसिड्स का और डिग्रेडेशन होगा and they will be degraded into acetyl coenzyme A. ठीक है. And then they will enter in the pathway of respiration. Similarly, glycerol would be converted into PGAL. Now what was PGAL? Phosphoglyceraldehyde. PGL में convert होगा. ठीक है. Then आप diagram देखना पेज नंबर 326 पे, sorry 236. Then these proteins are also taken as food. Proteins would be degraded into proteases and which will gradually convert into amino acid. So after breakdown they can enter into the respiratory pathway. ठीक है. Depending on their structure they would enter the pathway at some stage within the Krebs cycle or even as pyruvate or acetyl coenzyme A. Now जैसे कि अभी हमने देखा कि respiration involves breakdown of substrates. The respiratory process ट्रेडिशनली हम उसको क्या कहते हैं? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं. इट इज नोन एज कैटाबॉलिक प्रोसेस. व्हाई? बिकॉज ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट इज टेकिंग प्लेस एंड द रेस्पिरेटरी पाथवे विल बी कॉल्ड एज कैटाबॉलिक पाथवे. ठीक है. बट नाउ एज वी अंडरस्टूड मोर, तो वी हैव सीन जैसे कि जब रेस्पिरेशन में तो इनका ब्रेकडाउन होगा, बट इफ द बॉडी नीड्स टू सिंथेसाइज एनीथिंग, जैसे कि मान लो फैटी एसिड्स में ब्रेकडाउन हो चुका है, लेकिन इफ द बॉडी नीड्स टू प्रोड्यूस या कन्वर्ट फैटी एसिड्स इनटू फैट्स, तो क्या होगा? वो रेस्पिरेटरी पाथवे में से ही फैटी एसिड्स को ले लिया जाएगा. द फैटी एसिड्स विल बी टेकन टू फॉर्म फैट्स. तो ये क्या हुआ? सिंथेसिस हो गया. सिंथेसिस हो गया ना. तो सिंथेसिस भी हुआ है. सिमिलरली एमिनो एसिड्स विल बी टेकन अप फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे टू मेक प्रोटीन. ठीक है. तो दिस इज द वे वी कैन सी कि इट इज ऑल्सो यूज्ड टू सिंथेसाइज wherever it is required. तो दोनों काम हो गए, सिंथेसिस भी हो गया एंड ब्रेकडाउन भी हो गया. ठीक है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं. दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम इसको? एम्फीबॉलिक प्रोसेस. थोड़ा सा हम मार्क कर लेते हैं. तो समटाइम्स द कंपाउंड्स मे बी विथड्रॉन फ्रॉम द
रेस्पिरेटरी पाथवे में से विड्रॉ करने की जरूरत पड़ सकती है। तो फैटी एसिड्स वुड बी ब्रोकन डाउन, पहले तो ब्रोकन डाउन ब्रेक डाउन की हमने बात कह दी, बट व्हेन द ऑर्गेनिज्म नीड टू सिंथेसाइज फैटी एसिड्स तो क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम वुड बी विथड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे। तो हेंस द रेस्पिरेटरी पाथवे कम्स टू into the picture both during breakdown also and during synthesis of fatty acids also. So we can say ki because the respiratory pathway is involved in both anabolism means in synthesis also and catabolism means in breakdown also. So this is it would be better to call it as amphibolic process. आया समझ में आप? So we can say कि ये amphibolic process है और we can say it is an amphibolic pathway. Now the next topic is respiratory quotient. This is the cycle which I explained you. किस तरह से conversion हो सकता है products का, ठीक है, just now I explained you. देखो fatty acid fats can be first will be broken down into fatty acids and glycerol, carbohydrate into sugar. ये हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट एंड दिस इज देन ब्रोकन डाउन इनटू 2,3 कार्बन शुगर, देन दे एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल. Similarly, proteins will be first broken down into amino acid, then it will enter into the Krebs cycle. Pyruvic acid में convert होगा. Okay, तो the last topic of this chapter is respiratory quotient. जैसा मैंने अभी बताया बच्चों आपको कि the main respiratory substrate is glucose. ठीक है, सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का आता है एंड मैक्सिमम एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्लूकोज. नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट द रेस्पिरेटरी कोशेंट, ये देखते हैं. तो एज वी नो इन एरोबिक रेस्पिरेशन हम क्या कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड एंड वी रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये दो चीज़ें ही हमें ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड एंड CO2 इज रिलीज्ड. तो इनके रेशियो को ही द रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड टू ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ठीक है. तो मार्क कर लो आप, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी कोशेंट और रेस्पिरेटरी रेशियो. वेरी सिंपल. नाउ वी कैन सी दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो जाएगा RQ इज वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड. नाउ हाउ वुड वी कम टू नो कि CO2 कितना इवॉल्व हुआ, कितना कंज्यूम हुआ. तो इसके लिए हम रिएक्शन देख सकते हैं रेस्पिरेशन की. रेस्पिरेशन की रिएक्शन आपको याद होगी है ना, C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus energy. Now 6 molecules of carbon dioxide are released and 6 molecules of oxygen are consumed. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर्मूले में we'll put the value 6CO2 upon 6O2. Now if 6 and we cut 6 by 6, so what we get 1. So this is the maximum value of respiratory quotient which we are getting from the glucose. If we use other respiratory substrate, अगर हम use करते हैं, suppose fat use किया, when fats are used in respiration the RQ is less than 1. How? देखते हैं. तो calculation for a fatty acid, suppose there is an example of fatty acid tripalmitin. Tripalmitin अगर इसको हम as a substrate we are using, तो this is the formula of tripalmitin and 145 molecules of oxygen are used and 102 molecules of carbon dioxide are released plus 98 water and energy. Now if we put the values of these carbon dioxide and oxygen in the formula, so 102 CO2 upon 145 O2. Now if we divide it, so we will get the value which is less than 1. तो कितनी मिली हमें 0.7. तो this RQ is less than 1. तो we can understand कि RQ की वैल्यू ग्लूकोज में ज़्यादा थी and in fact it is less. Similarly, when proteins are the respiratory substrates, the ratio would be 0.9. So in this way we can from the reaction we can take the value of amount of carbon dioxide and oxygen and we can calculate the respiratory quotient for proteins also. So what is important to recognize here is that in living organism respiratory substrates are often more than one, एक से ज़्यादा होते हैं
प्योर प्रोटीन्स एंड फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. तो मेनली क्या यूज होता है? ग्लूकोज, फ्रॉम विच वी गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. So children, this was all about this chapter 14, respiration in plants. I hope you would have understood very properly. Go through the video properly and revise it. And take care. Goodbye.